हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और उस पढ़ाई में भूगोल के जो टॉपिक्स हैं, जितना मैं पढ़ाया हूँ, यदि वो आपके सिलेबस में है तो वो आपकी मदद भी कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी हम पहले पिछली क्लासों की तरह आज भी जो पिछली क्लासों का हम अध्ययन कर चुके हैं उसमें से लास्ट वाली क्लास का हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद फिर नई वाली क्लास को पढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अपवाह तंत्र एवं अपवाह प्रतिरूप। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार की नदियाँ किसी भौगोलिक क्षेत्र में मिल गई तो उसको हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। और अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो इन नदियों से जो आकृति बनती है या नदियों के जालों से जो आकृति बनती है उसे अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपवाह तंत्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कौन सा? अनुवर्ती, परवर्ती, प्रतिनुवर्ती और नवानुवर्ती। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं अनुवर्ती की, तो अनुवर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो अपने ढाल के अनुसार बहती हैं। दूसरी परवर्ती वे होती हैं जो अनुवर्ती के समकोण पर मिलती हैं लेकिन वो भी अपने ढालों का अनुसरण करती हैं। तीसरी नदी वह होती है प्रतिनुवर्ती, अर्थात अनुवर्ती के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है लेकिन वह परवर्ती नदी में समकोण पर मिलती है। और अगला होता है नवानुवर्ती। और नवानुवर्ती नदी अनुवर्ती के साथ ही बहती है, अनुवर्ती के साथ बहती है लेकिन वह परवर्ती नदी में समकोण पर मिलने का काम करती है। तो ये हो गया आपका कौन सा? अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया था। कौन सा? क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। तो क्रमवर्ती के 4 भाग, और अक्रमवर्ती में एक परवर्ती होता है, एक अध्यारोपित होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आपको प्रतिरूप पढ़ा था। तो प्रतिरूपों में बताया गया था एक अरि प्रतिरूप होता है। अरि प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? बीच में नदी बह रही हो तथा उसके दोनों किनारों से नदियाँ आकर समकोण पर मिल रही हैं, ठीक है। सॉरी, इसको जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? अरि प्रतिरूप। अरि प्रतिरूप का मतलब होता है बीच में कोई ऊंचा भाग हो और उस ऊंचाई से किनारे की तरफ नदियां निकल रही हैं तो उसको क्या कहते हैं? अरि प्रतिरूप। उसके बाद क्या होता है? वृक्षाकार प्रतिरूप। तो वृक्षाकार प्रतिरूप का मतलब होता है जिस तरह से वृक्ष की शाखाएं होती हैं तो उस तरह से आकर के मिलने का काम होता है। उसके बाद कुछ होती हैं अभिमुखी। तो अभिमुखी का मतलब होता है बीच में गड्ढा हो और किनारे किनारे से नदियाँ आकर के उस तालाब या पोखरे में मिलने का काम करती हो। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने क्या किया था? पिछली क्लास में किया था या कल वाली क्लास में किया था। लेकिन नदी तंत्र अभी हमने नहीं पढ़ा। नदी अभी हमने नहीं पढ़ा। एक भी भारत की नदियों के बारे में हमने अध्ययन नहीं किया। तो हम अभी भी आज की भी जो क्लास है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं किसी नदी विशेष की चर्चा कर पाऊँगा, क्योंकि अभी इसके परिचय में ही अभी एक बड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। और वो बड़ा सा हिस्सा बाकी है, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर वीडियो को बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ और क्रम से पढ़ाने का काम करता हूँ और उम्मीद कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ें छूट ना पाएँ। और आज वाली क्लास से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बन सकते हैं। सिर्फ आज के ही क्लास से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास को हम पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो उद्देश्य हम यह जानेंगे कि नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं, वितरिका किसे कहते हैं, नदी द्वीप किसे कहते हैं और स्रोते किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों की हम यदि बात करेंगे और इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो इन एक एक शब्दावलियों पर खूब चर्चा करके, एक एक शब्दावलियों की चर्चा करने के बाद हम फिर क्या करेंगे? नदी तंत्र की चर्चा करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वह यह होती है जल विभाजक रेखा। और उस जल विभाजक रेखा के आधार पे हम नदियों का वर्गीकरण भी करेंगे। और नदियों का वर्गीकरण करेंगे तो उत्पत्ति के आधार पे नदियों का वर्गीकरण और फिर संगम के आधार पे नदियों का वर्गीकरण, इस 2 आधार पे नदियों का हम वर्गीकरण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नदी किसे कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह क्या है? नदी किसे कहते हैं। तो नदी की यदि हम बात करते हैं नदी की, तो नदी किसे कहते हैं यहाँ पे देखते हैं। नदी का मतलब होता है धरातल पर प्रवाहित होने वाले प्राकृतिक रास्तों से, धरातल पर प्राकृतिक रास्तों का अनुसरण करके गतिशील जल को ही क्या कहते हैं? नदी के नाम से जानते हैं। तो इसको लिखने का काम करते हैं। धरातल पर प्राकृतिक धरातल पर प्राकृतिक रास्तों
या मार्गों का अनुसरण करने वाली जलधारा क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। जैसे देखिए इसकी परिभाषा बताई गई है नदी की। नदी किसे कहते हैं? तो धरातल पर प्राकृतिक रास्तों या मार्गों का अनुसरण करने वाली जलधारा को हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे क्षेत्र में कुछ नहरें हैं और वे नहरें भी तो अपने मार्ग से होकर के प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनका मार्ग हमने नहीं बनाया। नदियों का मार्ग हमने नहीं बनाया, जो नहरें होती हैं उनका मार्ग हमने बनाया। तो जिन जलधाराओं के लिए हमने मार्ग बनाया वे जलधाराएं नहर के नाम से जानी जाएंगी। जिन जलधाराओं का मार्ग हमने बनाया वे जलधाराएं किस नाम से जानी जाती हैं? नहर में। और नहर में आवश्यकता अनुसार और उसकी क्षमता के अनुसार ही पानी रखा जाता है। लेकिन जो नदियां होती हैं उन नदियों के मार्गों का निर्माण नदी या प्रकृति स्वयं करती है, तथा वे नदियां अपने ढाल का अनुसरण करती हैं और इसमें जल की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा जल भी प्रवाहित होता है। तो सीधा सीधा नदी किसको कहते हैं? धरातल पर प्राकृतिक रास्तों या मार्गों का अनुसरण करने वाली जलधारा क्या कहलाती है? नदी के नाम से जानी जाती है। आपसे यदि कोई पूछे नदी किसे कहते हैं तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि धरातल पर प्राकृतिक मार्गों के सहारे, ठीक है, धरातल का अनुसरण करने वाली जलधारा ही किस नाम से जानी जाती है? नदी के नाम से जानी जाती है। दूसरे यदि शब्द की हम बात करते हैं तो दूसरा शब्द हमारा आ जाता है कौन सा? सहायक नदी। सहायक नदी। और सहायक नदी किसको कहते हैं? सहायक नदी पे थोड़ी सी कल चर्चा मैंने किया था, और जो थोड़ी सी चर्चा किया था वह चर्चा यह था कि वह नदी या वह जलधारा जो क्या हो? नीचे हो, तथा वह जलधारा जो ऊपर हो। तो जिसका जल स्तर ऊपर होगा वह आकर के जिस नदी में मिलती है उस नदी को हम क्या कहते हैं? सहायक नदी के नाम से जानते हैं। तो सहायक नदी का मतलब होती है वह जलधारा, या तो लिख सकते हैं वही लिखते हैं, वह जलधारा जो अपने प्राकृतिक ढालों का अनुसरण करते हुए क्या करती है? किसी नदी में अपना जल छोड़ दे, ठीक है। प्राकृतिक ढालों का अनुसरण करते हुए किसी गहरी या अपने से नीचे जल स्तर में अपना जल गिरा दे तो ऐसे नदी को क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। ऐसे नदी को हम क्या कहते हैं? सहायक नदी। सीधा सीधा अर्थ क्या निकल करके आया कि ऐसी नदी, देखिए, वह जलधारा जो अपने प्राकृतिक ढालों का अनुसरण करते हुए किसी गहरी या अपने से नीचे जल में अपना जल गिरा दे तो ऐसे नदी को हम क्या कहते हैं? सहायक नदी। सीधा सीधा देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 कलर की पेन है, 2 कलर की पेन है, और जो 2 कलर की पेन है तो यहाँ पे रेड वाली देख रहे हैं,
यह एक नदी है, इसका जलस्तर नीचे है, और यह एक नदी है, इसका जलस्तर ऊपर है। जब यह नदी इस नदी की तरफ बढ़ती है तो यह क्या हो गई ऊपर, और जब ऊपर हो गई तो अपना जल क्या करेगी, इसमें गिरा देगी, और जब इसमें गिरा देगी तो इसके साथ यह आगे बहने लगती है। तो जो रेड वाली होगी यह मुख्य नदी, और चूंकि यह जल अपना इसमें गिरा रही है तो जो जल गिरा रही है वह सहायक, और जो जल ले रही है वह मुख्य नदी के नाम से जाने जाएगी। जैसे कल MSL का उदाहरण देकर के मैंने आपको बताया था कि जो समुद्र तल से ऊंचाई जिसकी कम होगी वह मुख्य नदी, और जिसकी ऊंचाई अधिक होगी वह सहायक नदी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो नदी हो गई और सहायक नदी हो गई। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगली इसी की एक और शब्दावली आती है नदी की, और वह शब्दावली क्या होती है, इस शब्दावली को नाम दिया गया है वितरिकाएं। ठीक है, यह नाम क्या दिया गया है, वितरिकाएं। वितरिकाएं। अब यहाँ पे समस्या निकल करके ये आ रही है कि वितरिका किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका किसे कहते हैं। तो वितरिका का मतलब होता है कि वह नदी, ठीक है, वह नदी जो अपने डेल्टाई भागों में जाने से पहले या डेल्टाई भाग में जाने से पहले अनेक शाखाओं में बंट जाती है, और जब अनेक शाखाओं में बंट जाती है लेकिन वह शाखा पुनः उस मुख्य नदी में न मिले, सीधे जाकर के किसी समुद्र में मिले, किसी सागर में मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, वितरिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वितरिका के नाम से जानते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, तो एक हमारी नदी है, इस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी, और जो यह गंगा नदी है, इस गंगा नदी की विशेषता जरा देखेंगे। यहाँ से यह ऐसे प्रवाहित होती है, और जैसे यह पहुँचती है कहाँ पे, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के आसपास, बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में फरक्का बैराज है। वहाँ पे जैसे पहुँचती है तो यह अपने मार्ग को बदल देती है, ठीक है, यह अपने मार्ग को बदलने का काम करती है। और जब अपने मार्गों को बदलने का काम करती है तो यह तो नाजाम जानी गई किस नाम से, गंगा के नाम से, और यह भी किस नाम से जानी जा रही है, गंगा के नाम से। लेकिन गंगा की ही एक शाखा गंगा से अलग हो गई, और जब गंगा से अलग हो गई तो उसको कहीं भी देखेंगे तो जाके गंगा में नहीं मिल रही है, बल्कि आकर के कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। तो जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो यहाँ पे देखेंगे जो मुख्य नदी है उसको तो नदी कहेंगे, लेकिन मुख्य नदी से निकली हुई शाखा जो पुनः मुख्य नदी में न मिल करके किसी सागर या झील या पोखरे में जाकर के मिलती हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, वितरिका के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारी हुगली नदी है। आप जितनी भी किताबों का अध्ययन आज तक किए होंगे, उन किताबों में यदि देखे होंगे, उन किताबों में यदि हम देखेंगे तो उन किताबों में हुगली नदी का उद्गम कहीं नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण है कि हुगली नदी कहीं से निकली ही नहीं है। हुगली नदी तो गंगा की एक शाखा है जो पुनः गंगा में न मिल करके कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना संगम बना लेती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वितरिका। और इस तरह की वितरिकाएं सबसे अधिक डेल्टाई भागों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसको भी लिखने का काम करते हैं। इसको भी लिख लेते हैं कि हम किसको, इस फिगर को आपको बनाना होगा तो बना लेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है हुगली है, इसका नाम हुगली। और यह किस नाम से जानी जाती है, गंगा। और हुगली क्या है, वितरिका है, वितरिका है। ठीक है, हुगली क्या है, वितरिका। और यह गंगा क्या है, मुख्य नदी। ठीक है, यह गंगा क्या है, मुख्य नदी है। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान देंगे, हो सकता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो आपको दिक्कत होती होगी नोट्स बनाने में, तो जब मैं कोई चीज़ बना लिया करूँगा तो मैं किनारे हो जाऊँगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे ये फिगर ही है तो इसको आपको क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या बना लिए होंगे, तो फिर मैं इसको मिटाने का काम करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यदि आगे हम चल रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वितरिका किसे कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, मुख्य नदी से निकलने वाली, मुख्य नदी से निकलने वाली शाखा, मुख्य नदी से निकलने वाली शाखा जो पुनः उस नदी मतलब ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मुख्य नदी
में न मिलकर किसी सागर, महासागर आदि में अपना संगम बनाती है। अपना संगम बनाती है तो ऐसे जलधारा को वितरिका कहते हैं। वितरिका कहते हैं। ऐसी जलधारा को ही हम क्या कहते हैं? वितरिका के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऐसी नदी या एक नदी हो जो प्रवाहित हो रही हो और समुद्र में गिरने वाली हो, लेकिन समुद्र में गिरने से पहले क्या हो रहा हो? समुद्र में गिरने से पहले वह शाखाओं में बढ़ जा रही हो, लेकिन उसके द्वारा निकली हुई शाखाएं पुनः उस नदी में न मिले, बल्कि कहाँ पे मिले? जा कर के किसी सागर में, किसी झील में, किसी पोखरे में या किसी अन्यत्र स्थान पे जाकर के अपना संगम बना ले, तो ऐसे नदियों को किस नाम से जाना जाता है? वितरिकाएं के नाम से जाना जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे मुख्य नदी से निकलने वाली शाखा जो पुनः उस नदी या मुख्य नदी में न मिलकर किसी सागर, महासागर आदि में अपना संगम बनाती है, तो ऐसी जलधारा को वितरिका के नाम से जानते हैं। ऐसी जलधारा को हम क्या कहते हैं? वितरिका के नाम से जानने का काम करते हैं। अब एक चीज और देखेंगे, अगला चीज आता है सोते। सोते क्या होता है? ठीक है, तो अगली शब्दावली आती है सोते। सोते, अब सोते का मतलब क्या होता है? तो सोते का मतलब होता है कि यदि कोई नदी मैदानी भागों में प्रवाहित होती है, तो जब बाढ़ की स्थिति आती है, तो बाढ़ की स्थिति के समय नदियाँ क्या करती हैं? एक शाखा का निर्माण करती हैं, लेकिन वह शाखा थोड़ी दूर जाने के बाद क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो ऐसे भूदृश्य को ही हम क्या कहते हैं? सोते के नाम से जानते हैं। मतलब सोते का मतलब जैसे मैदानी क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई नदी हमारी है और इसी नदी से कोई ऐसी जलधारा निकली, और जलधारा यह निकलने के बाद जो है धीरे धीरे क्या हो गई? यहीं पे समाप्त हो गई और यह नदी अपना आगे प्रवाहित हो रही हो। तो यह तो हो गई आपकी कौन सी? मुख्य नदी। लेकिन यही क्या हो जाती है? इस हिस्से में आकर के यह समाप्त हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सोते के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सोते के नाम से, जल स्रोत के नाम से जानते हैं, जो मुख्य नदी का ही एक पार्ट था, लेकिन वह पूरी दूर नहीं जा गया, बल्कि थोड़ी दूर जाने में ही विलुप्त तो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सोते। तो सोते को हम लिखते नहीं है। अगली चीज आती है, जो हमारी अगली शब्दावली इस भूगोल के नदी वाले टर्म में जो आती है, वह जो आती है उसको हम क्या कहते हैं? नदी द्वीप कहते हैं। नदी द्वीप। तो अगला आ जाता है शब्दावली। इस शब्दावली को हम क्या कहते हैं? नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। और नदी द्वीप का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण चीज होती है नदी द्वीप। और नदी द्वीप में तो भारत का विश्व में कीर्तिमान ही है, जो कि हकीकत नहीं है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है अरागुइया नदी पे दक्षिणी अमेरिका में है, लेकिन हम फिर भी हमारे भारत में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी में जो द्वीप है, जिसको मांजुली द्वीप कहते हैं, जिसे 2016 में असम सरकार ने क्या कर दिया? जिला घोषित कर दिया, उसको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। तो नदी द्वीप का साधारण सा अर्थ होगा कि नदी के बीच में स्थित स्थल खंड को ही क्या कहते हैं? नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। लेकिन जब मैदानी भागों में नदियां प्रवाहित होती हैं, तो लोड अधिक होने की वजह से, मतलब नदियों का भार अधिक होने की वजह से वेग में कमी होती है, इसलिए मध्यवर्ती भाग में क्या करती हैं? नदियां उनको जमा कर देती हैं और उसके किनारे किनारे से प्रवाहित होती हैं, तथा कुछ दूर बाद जाकर के पुनः दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती हैं। तो ऐसी जलधाराओं द्वारा निर्मित स्थल रूप को ही हम क्या कहते हैं? नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। जैसे हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे, नदियाँ जब मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं, ठीक है, लिख लीजिए, बल्कि नदी द्वीप किसे कहते हैं? नदियाँ
नदियाँ जब मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं तो उनके भार में वृद्धि तथा वेग में कमी के कारण मध्यवर्ती भाग में क्या हो जाता है, मलबा का जमाव हो जाता है तथा नदी उस मलबा के दोनों तरफ प्रवाहित होती हैं एवं आगे चलकर आपस में मिल जाती हैं। तो मध्यवर्ती निर्मित स्थलखंड को नदी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखेंगे नदियाँ, फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। नदियाँ जब मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं तो उसके भार में वृद्धि, उनका भार बढ़ जाता है, वेग में कमी हो जाती है, तो वे अपने साथ जो भार लेकर के चल रही होती हैं उसका परिवहन नहीं कर पाती हैं। और जब परिवहन नहीं कर पाती हैं तो बीच में क्या करती हैं, उसे जमा करने का काम करती हैं। और जब बीच में उसे जमा करती हैं तो उसके दोनों किनारों से होकर के नदियाँ क्या होने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। और जब नदियाँ उनके दोनों किनारों से होकर के प्रवाहित होने लगती हैं तो कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद वह पुनः आपस में मिल जाती हैं और बीच में स्थित स्थल खंड को ही क्या कहते हैं, हम नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। जैसे एक फिगर में देखते हैं तो फिगर में जैसे मान लेते हैं या कोई नदी हमारी प्रवाहित हो रही है, यह नदी कोई प्रवाहित हो रही है और बीच में चूंकि लोड बढ़ गया और लोड बढ़ जाने की वजह से इसमें यह क्या करते हैं, यहीं पे इसका जमाव कर दी। और जब जमाव कर देती हैं तो सिर्फ नदी इधर भी नहीं बह सकती है, सिर्फ नदी इधर भी नहीं बह सकती है, इसलिए यह नदी क्या करती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। अब इधर भी प्रवाहित होती है नदी और इधर भी प्रवाहित होती है नदी और पुनः यह दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो यह क्या हो गई आपकी, यह क्या हो गई आपकी नदी हो गई। यह आपकी क्या है, नदी है, इसे हम क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। तथा यह बीच का जो भाग है इसी भाग को क्या कहते हैं, हम नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, नदी द्वीप। और भारत में मांजुली जो है, मांजुली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत का जो मांजुली द्वीप है, यह मांजुली द्वीप इसका क्या है, सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अब तक जो नदियों से संबंधित विशेष रूप से क्या थे, शब्दावलियाँ थी, उन शब्दावलियों की हमने चर्चा कर लिया। और इन शब्दावलियों की जब चर्चा कर लिया तो ये शब्दावलियों के द्वारा हमने नदी की सहायक नदी, वितरिका, स्रोते और क्या नदी द्वीप के अध्ययन कर लिए। एक चीज़ और भी है, वह क्या होता है, डेल्टा। वह शब्दावली क्या है, डेल्टा। अच्छा दोस्तों, डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा का मतलब होता है कि जब नदियाँ अपने जल को समुद्र में गिराती हैं तो समुद्र में गिराने से पहले उनके साथ जो भी मलबा होता है उस मलबा को उस अपने मुहाने पे जमा कर देती हैं। और जब अपने मुहाने पे जमा करती हैं तो एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसी स्थलाकृति को डेल्टा शब्द के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा को लिखते हैं और परिभाषा को लिखेंगे, नदियाँ अपने मुहाने पर
नदियाँ अपने द्वारा लाए गए अवसादों को क्या करती हैं? अवसादों को अपने मुहाने पर जमा करती हैं। तो एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है कि जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो मैदानी भागों से जब अपने अंतिम अवस्था में पहुँचती हैं अर्थात समुद्र में गिरने वाली होती हैं तो उस समय वे क्या करते हैं? अपने द्वारा लाए गए अवसादों या मलबा को उस समुद्र के मुहाने अर्थात अपने नदी के मुहाने पर जमा करने का काम करती हैं तथा नदियाँ कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। और जब नदियाँ कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती हैं तो उन्हीं शाखाओं के बीच में जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसी स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? डेल्टा के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, डेल्टा जो शब्द है इस शब्द की यदि हम बात करते हैं तो डेल्टा शब्द का नामकरण की यदि बात करते हैं तो किसने किया? इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने क्या किया? डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। और यह डेल्टा शब्द का प्रयोग कब किए थे यह भी हम जान जाते हैं, कहाँ किए थे। तो इस शब्द का उत्पत्ति जो है इन्होंने कहाँ पे किया? ये गए थे कहाँ पे? मिस्र के नील नदी के मुहाने को देखकर किया। ठीक है, नील नदी के मुहाने को देख करके किया। तो नील नदी कहाँ पे अपना संगम बनाती है? भूमध्य सागर में, लेकिन मिस्र के सीमावर्ती क्षेत्र में। तो देखेंगे नदियाँ डेल्टा किसे कहते हैं? तो नदियाँ जब अपने अंतिम अवस्था में होती हैं, समुद्र में गिरने वाली होती हैं, तो वे क्या करती हैं? अपने द्वारा लाए गए मलबा को समुद्र में गिराने से पहले मुहाने पे जमा करती हैं, अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं। और जब अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं तो वहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकृति बनता है। और उसी त्रिभुजाकार आकृति को हेरोडोटस ने देख करके वे कहाँ गए थे? मिस्र, सिकंदरिया गए थे। तो उस मुहाने को देख करके उन्होंने क्या किया? डेल्टा शब्द का नामकरण कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से डेल्टा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो डेल्टा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ये हमने जान लिया। उसके बाद एक फिगर के रूप में भी हम देखने का या समझने का प्रयास करते हैं। जब एक फिगर के रूप में देखने या समझने का प्रयास करते हैं तो जैसे मान लेते हैं यह कोई नदी है और यह कोई नदी है तो यह क्या है? सागर है। सागर में गिरने से पहले यह अनेकों शाखाओं में क्या होती है? बढ़ जाती है। जो अनेकों शाखाओं में बढ़ जाती है तो यहीं पे क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण जो होता है इसी क्षेत्र में होता है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें जिस चीज़ का अध्ययन करना है वे चीज़ क्या होंगी? जिस चीज़ का अब हमें अध्ययन करना है वे चीज़ क्या होगी? तो अब हम आएंगे भारतीय नदी तंत्र। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। अब तक हमने क्या पढ़ा? अपवाह प्रतिरूप पढ़ा। मतलब हमने अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप पढ़ा। लेकिन अब हमारा जो क्लास चलेगा इसी क्लास में ही रहेगा, अलग नहीं, इसी क्लास में रहेगा। क्योंकि आज यदि हम वर्गीकरण कर ले रहे हैं तो कल की क्लास में हम एक एक नदी तंत्रों को पढ़ने का काम करेंगे। तो आज जो है हम अब पढ़ेंगे नदी तंत्र। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने से पहले आपको एक बार मौका दिया जा रहा है कि यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा किनारे हो जा रहा हूँ। ठीक है,